हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 10 स्वतंत्रता के बाद, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हमारा टॉपिक है विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम भारत के जो गरीब लोग थे, भारत की गरीब जनता, उसको गरीबी से मुक्त कराना और भारत में आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार का निर्मित करना नए भारत के लिए क्या था, एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। 1950 में सरकार ने क्या करा, आर्थिक नीतियां बनाने के लिए, आर्थिक विकास जो उसके लिए नीतियां बनाने के लिए और उनको लागू करने के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम था योजना आयोग। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। भारत कैसी अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा? मिश्रित। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही क्या करेंगे, क्षेत्र जो है उत्पादन बढ़ाने में और रोजगारों को पैदा करने में परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग निजी बाजार द्वारा, उद्योगपति जो होते हैं उनके द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना किसका काम था? योजना आयोग का। मतलब योजना आयोग का जो गठन 1950 में किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था कि वो ऐसे उद्योगों को वर्गीकृत करेगा कि ये उद्योग सरकार चलाएगी और ये उद्योग निजी व्यापारी। ये सबका निर्धारण कौन करता? योजना आयोग। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों को और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। 1956 में क्या होता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस योजना में इस्पात यानी लोहा, इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध जो परियोजनाएं भारत में नदियों पर बांध बनाए जा रहे थे उन पर जोर दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। ये दोनों काम किसके अंतर्गत रखे गए? सरकारी नियंत्रण के। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो प्रणाली है उसमें खेती पर जोर नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। महात्मा गांधी की अनुयायी कौन थी? मीरा बहन। इन्होंने 1949 में लिखा है कि विज्ञान और मशीनरी जो है इन दोनों से ही क्या होगा, मानवता जो है उसको कुछ दिनों तक तो भारी मुनाफा होगा यानी फायदा होगा, लेकिन अंत में क्या होगा, भारी तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ऐसा किसका विचार था? महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन का। यहाँ लिखा हुआ है भिलाई इस्पात। भिलाई में जो स्थित इस्पात कारखाना है उसकी स्थापना 1959 में तत्कालीन उस टाइम जो सोवियत संघ था उसकी सहायता से की गई थी। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में ये कारखाना स्थित है और आज आधुनिक भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी बन गया था ये उस टाइम। तो ये किसके सहायता से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात कारखाना सोवियत संघ की सहायता के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह।
जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। मतलब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 47 में भारत को आज़ादी मिली। 45 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशवकाल में थी। मतलब अभी वे अपने बचपन वाले दौर में थे, अभी नया नया उसका गठन हुआ था। 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। 50 और 60 का जो दशक है, इसमें कौन सा युद्ध हुआ? शीत युद्ध। किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ? सोवियत संघ और अमेरिका। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। मतलब इनमें आपस आमने सामने लड़ाई न होकर वैचारिक मतभेद पैदा हुए थे। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। मतलब जब दो गुट थे, इन्होंने क्या करा? जो देश इनके समर्थन में आए उसको मिलाकर अपना संगठन बनाया, गठबंधन बनाए दोनों देशों ने। एक पूर्वी खेमा और एक पश्चिमी खेमा कहलाया गया था। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। यह ऐसा भी टाइम पीरियड हुआ जब जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे वो ध्वस्त हो रहे थे और देशों को आज़ादी मिल रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जो भारत वो हुआ था उसके विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार भी बना। इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या था? ये ऐसे देशों ने एक संगठन बनाया जो अभी अभी आज़ाद हुए थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से। तो इन्होंने क्या करा? एक संगठन बनाया और इन्होंने ये कहा कि ना तो हम सोवियत संघ के साथ हैं और ना ही अमेरिका के साथ, हम दोनों को बीच सुलह का काम करेंगे। मिस्र, इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हुए उनका नाम हम जानेंगे। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों ने से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो। ये प्रमुख देश थे जो इस संगठन में गठबंधन जो हुआ इनमें प्रमुख नेता बने। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। मतलब ना तो ये अमेरिका के संगठन में शामिल हुए, ना ही यूएसएसआर के जो सोवियत संघ था। परंतु इन्होंने क्या करा? दोनों के बीच तनाव को कम करने का काम करा। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। मतलब जो एक गुटनिरपेक्ष देश थे, इन दोनों ने दोनों खेमों के बीच सुलह करवाई। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया। दोनों ही देशों ने क्या करा? जो युद्ध होने की संभावना पैदा हुई उसको कम करा, मतलब इन टकरावों को खत्म करा। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना भी करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। भारत 1947 से ही लोकतंत्र की राह पर चल रहा है। ये गर्व करने लायक उपलब्धि भी है। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ, इन्होंने लोकतंत्र के रूप में अपनाया, लेकिन वहाँ क्या हुआ? सैनिक शासन भी स्थापित हुआ। परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत ने लोकतंत्र का भारत सबसे बड़ा हिमायती रहा है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो चिंतक थे उनका ऐसा मानना था कि भारत कुछ ही समय बाद टूट जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्हें लगता था कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। परंतु यही चीज़ भारत की एकता का आधार बनी। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल
निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्य तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर स्वतंत्र प्रेस यानी जो मीडिया है वो स्वतंत्र है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। इसके अलावा यहाँ लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला क्या हुआ, लगातार बढ़ता गया। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को धार्मिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा भी उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। शहरों में वो झुग्गियों वाली बस्तियों में या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक क्लास के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।